नमस्कार दोस्तों, नेसम सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम NIM सीरीज 10A के चैप्टर 2 टाइम वैल्यू ऑफ मनी से 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसीलिए NICMseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NICM सीरीज एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चंस शुरू करते हैं। एकदम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरे फाइनेंस का बेस है, जहां से एग्जाम में बहुत ट्रिकी सवाल आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाँ, क्योंकि अगर बेसिक प्रिंसिपल ही क्लियर नहीं होगा तो आगे के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज में फंसना पक्का है। राइट। क्वेश्चन नंबर 1, मनी अवेलेबल एट प्रेजेंट इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर ड्यू टू। ऑप्शंस आर A, free of tax, B, potential to earn returns, C, less risky, D, easier to spend। इसका मतलब है कि आज का पैसा भविष्य के पैसे से ज्यादा मूल्यवान क्यों है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, पोटेंशियल टू अर्न रिटर्न्स। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखो आज का पैसा अगर आपके पास है तो उसे इन्वेस्ट करके उस पर ब्याज या रिटर्न कमाया जा सकता है। राइट। टाइम के साथ पैसा बढ़ता है। एग्जैक्टली। ऑप्शन सी लेस रिस्की गलत है, क्योंकि रिस्क प्राइमरी रीजन नहीं है, मेन रीजन रिटर्न अर्न करना है। ऑप्शन ए और डी भी इरेलेवेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में दोस्तों। क्लियर है ना? समझ आ गया। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 2, the value associated with the same sum of money at different points of time on a timeline is called options A, time value of money, B, net asset value, C, real rate of return, D, inflation rate। इसका मतलब है कि समय की लाइन पर पैसे की वैल्यू को क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए सही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, मतलब समय की लाइन पर पैसे की वैल्यू का नाम ही TVM है? बिल्कुल। बाकी ऑप्शंस जैसे नेट एसेट वैल्यू या रियल रेट ऑफ रिटर्न म्यूचुअल फंड्स या इन्फ्लेशन से जुड़े हैं। TVM बेसिक कॉन्सेप्ट है। Okay, interesting. Question number 3. Converting future inflows to present value is known as applying A, options A, inflation rate, B, coupon rate, C, discount rate, D, growth rate। इसका मतलब है कि फ्यूचर के पैसे को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं? और इसे डिस्काउंट क्यों कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, डिस्काउंट रेट। देखो, फ्यूचर की बड़ी वैल्यू को कम करके आज की छोटी वैल्यू निकालने के प्रोसेस को डिस्काउंटिंग कहते हैं। ओ, जैसे कपड़े की दुकान पे प्राइस श्रिंक होता है। एकदम वही लॉजिक। हम वैल्यू को श्रिंक कर रहे हैं। बाकी ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि इन्फ्लेशन या कूपन रेट अलग टर्म्स हैं। समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, The relationship between discount rate and present value is options A, direct, B, no relationship, C, inverse, D, proportional। इसका मतलब है कि डिस्काउंट रेट और प्रेजेंट वैल्यू में कैसा कनेक्शन है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, इनवर्स रिलेशनशिप, यानी उल्टा कनेक्शन। पर लोग तो शायद डायरेक्ट मार्क करते होंगे। हाँ, स्टूडेंट्स यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। उन्हें लगता है रेट बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, पर डिस्काउंट रेट एक पेनाल्टी की तरह है। पेनाल्टी? हाँ, पेनल्टी रेट जितना हाई होगा आज की वैल्यू उतनी ही लो आएगी। इसलिए हायर डिस्काउंट रेट मींस लोअर प्रेजेंट वैल्यू। इंटरेस्टिंग। पेनल्टी वाली एनालॉजी बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 5, कैश फ्लोज रिसीव्ड लेटर इन द फ्यूचर विल हैव अ प्रेजेंट वैल्यू दैट इज ऑप्शंस A, हायर, B, लोअर, C, अनचेंज्ड, D, इक्वल। इसका मतलब है कि अगर मुझे कोई 10 साल बाद पैसे दे तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन बी सही है, लोअर। जितना लेट पैसा मिलेगा आज उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि हम रिटर्न्स लूज कर रहे हैं। राइट? सही पकड़ा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है वक्त के साथ। क्लियर है? हाँ, क्लियर। अब थोड़ा फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, PV स्टैंड्स फॉर ऑप्शंस A, पास्ट वैल्यू, B, प्रोजेक्टेड वैल्यू, C, प्रेजेंट वैल्यू, D, पोर्टफोलियो वैल्यू। इसका मतलब है कि PV का फुल फॉर्म क्या है? ये तो एकदम सीधा सवाल है। सही आंसर है ऑप्शन C, प्रेजेंट वैल्यू। राइट। फ्यूचर की जगह प्रेजेंट। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following is not one of the key parameters in time value of money? Options A, cash flows, B, risk tolerance profile, C, time period, D, rate of interest। इसका मतलब है कि इनमें से क्या TVM का हिस्सा नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रिस्क टॉलरेंस प्रोफाइल। अच्छा, रिस्क प्रोफाइल TVM में नहीं आता। नहीं आता। देखो, TVM एक मैथ्स फॉर्मूला है जिसमें कैश फ्लो और इंटरेस्ट रेट और टाइम पीरियड लगता है। रिस्क प्रोफाइल तो इन्वेस्टर की साइकोलॉजी या पोर्टफोलियो का हिस्सा है। Makes total sense. Mathematics versus psychology. Question number 8. The mathematical formula for calculating present value is options A,
PV equals FV multiplied by 1 plus R power n. B. PV equals FV divided by 1 plus R to the power n. इसका मतलब है कि PV निकालने का सही फॉर्मूला क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, PV इक्वल्स FV डिवाइडेड बाय 1 प्लस R टू द पावर n। इसको याद रखने का एक सिंपल मेमोरी ट्रिक है। प्लीज बताइए, फॉर्मूलाज में सब कंफ्यूज होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू हमेशा फ्यूचर से छोटी होती है और मैथ में किसी चीज को छोटा करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। ओह वाओ। इसीलिए फॉर्मूला में डिवाइड का साइन है। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि मल्टीप्लाई करने से फ्यूचर वैल्यू निकलती है। समझ आ गया, बहुत मस्त ट्रिक है ये। क्वेश्चन नंबर 9, इन एक्सेल PV फंक्शन सेटिंग द टाइप आर्गुमेंट टू 0 इंडिकेट्स ऑप्शंस ए कैश फ्लो एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बी कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसका मतलब है कि एक्सेल में 0 का क्या मतलब होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द पीरियड। एक्सेल में 0 का मतलब साल या महीने का अंत होता है। ओके दोस्तों, इसको तो रट ही लो। हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल है। अगर शुरुआत होती तो हम टाइप 1 लगा दें। Right. Question number 10. Advancing present inflows by an appropriate rate of interest is known as calculating the options A. net present value, B. discounted value, C. internal rate, D. future value. इसका मतलब है कि अगर आज के पैसे को ब्याज के साथ आगे बढ़ाएं तो उसे क्या कहेंगे? सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि प्रेजेंट से आगे बढ़ रहे हैं कंपाउंडिंग लगाकर। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं तो गलत है, प्रैक्टिस और भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। NISMseries.com पे hundreds of questions हैं हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। Let's do this. Question number 11. If the compounding frequency is increased, the total interest earned will. Options A. Decrease, B. Remain the same, C. Increase, D. Cannot be determined. इसका मतलब है कि अगर बैंक सालाना की जगह हर तिमाही ब्याज दे तो? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंक्रीज। इसको ब्याज पर ब्याज कहते हैं। कंपाउंडिंग का जादू। हाँ, जितनी बार ब्याज मिलेगा उतनी बार वो टोटल में जुड़ेगा और टोटल रिटर्न बढ़ जाएगा। समझ आ गया। Question number 12. In a simple interest scenario, why doesn't compounding occur? Options A. Interest rate is too low. B. Interest is taken out and used, not reinvested. इसका मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग क्यों नहीं होती? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंटरेस्ट इज टेकन आउट एंड यूज्ड नॉट रीइन्वेस्टेड। मतलब इंटरेस्ट हम खर्च कर देते हैं। एग्जैक्टली। अगर एफडी का ब्याज निकाल लोगे तो स्नोबॉल इफेक्ट चलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल वहीं का वहीं रहेगा। Interesting. Question number 13. An investment offers 8% interest PA compounded quarterly. The applicable interest rate per compounding period is options A 8%, B 4%, C 2%, D 1%. इसका मतलब है कि क्वार्टरली रेट क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2%। एग्जाम टिप दोस्तों, पीए मतलब पर एनम। साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो बस 8 divided by 4. सही, 8 डिवाइडेड बाय 4 आएगा 2%। स्टूडेंट्स जल्दबाजी में 8% ही टिक कर देते हैं, वो गलती नहीं करनी। अच्छा, ये तो बहुत कॉमन मिस्टेक है। Question number 14. The rate that equates the beginning value and the ending value of an investment is called options A. CAGR, B. Absolute return, C. Simple average, D. Inflation. इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट के शुरू और अंत को जोड़ने वाले रेट को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, CAGR, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं? क्योंकि एब्सोल्यूट रिटर्न टाइम को इग्नोर करता है। CAGR एक स्मूथ स्टेडी हाईवे की तरह एग्जैक्ट ग्रोथ रेट बताता है। समझ आ गया। Question number 15. The formula for calculating CAGR is. इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, end value divided by beginning value raised to the power 1 by n minus 1. इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है? सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी है। देखो, पहले टोटल ग्रोथ निकालते हैं, एंड को बिगनिंग से डिवाइड करके। राइट। फिर पावर 1 बाय n से उसे सालों में स्मूथ आउट करते हैं और आखिर में -1 करके बेस प्रिंसिपल को हटा देते हैं। वाओ, ब्रेक डाउन करने से कितना इजी हो गया। Question number 16. If the time period n is measured as 450 days, the exponent in the CAGR formula becomes options A 450 by 365, B 365 by 450. इसका मतलब है कि यहाँ पावर कैसे चेंज होगी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 365 by 450। ये एब्सोल्यूट ट्रैप है। ट्रैप मतलब स्टूडेंट्स उल्टा करते हैं। हाँ, डेज को ईयर में बदलने के लिए 450 डिवाइडेड बाय 365 होता है, पर फॉर्मूला में फ्रैक्शन 1 बाय n है तो वो इनवर्स या उल्टा हो जाता है।
ओह, इसलिए 365 ऊपर आएगा। बिल्कुल, ऑप्शंस में दोनों होते हैं, तो ध्यान रखना। Great exam tip. Question number 17. Which Excel function is used to calculate the EMI of a loan? Options A rate, B PMT, C NPER, D PV. इसका मतलब है कि EMI का फॉर्मूला क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पीएमटी। इसका मतलब ही पेमेंट होता है। रेट और एनपीआर क्या करते हैं फिर? रेट इंटरेस्ट निकालता है और एनपीआर टाइम पीरियड काउंट करता है, पर किश्त या ईएमआई निकालने के लिए हमेशा पीएमटी लगेगा। इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 18. To calculate a monthly EMI for an annual interest rate of 6.5%, the rate argument in Excel should be entered as options A 6.5, B 0.065, C 0.065 divided by 12. इसका मतलब है कि एक्सेल में रेट कैसे डालेंगे? सही आंसर है ऑप्शन सी, 0.065 डिवाइडेड बाय 12। एक्सेल खुद कन्वर्ट नहीं करता। मतलब हमें पहले डेसिमल बनाना होगा और फिर 12 से डिवाइड करना होगा। एकदम सही, परसेंटेज को डेसिमल किया और मंथली ईएमआई है, इसलिए 12 से डिवाइड करना जरूरी है। Clear. Question number 19. The Excel function NPER calculates options A net present value, B periodic interest rate, C number of periods for repayment. इसका मतलब है कि NPER से क्या निकलता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नंबर ऑफ पीरियड्स फॉर रीपेमेंट। एन स्टैंड्स फॉर नंबर और पीईआर स्टैंड्स फॉर पीरियड्स। नाम में आंसर छुपा है? हाँ, लोन के टोटल महीने निकालने के लिए यही यूज होता है। समझ आ गया। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20. In an ordinary annuity, the payment is made. Options A at the beginning of the period, B at the end of the period. इसका मतलब है कि ऑर्डिनरी एन्युटी में पेमेंट कब होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसे क्वेश्चन 9 के एक्सेल टाइप 0 से लिंक करो। ओ हाँ, टाइप 0 मतलब एंड ऑफ पीरियड। एकदम सही। ऑर्डिनरी एन्युटी में ईएमआई हमेशा पीरियड के एंड में ही जाती है। बिगनिंग होती तो एन्युटी ड्यू कहते हैं। समझ आ गया, सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों को और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। वैसे दोस्तों, एक सोचने वाली बात है। हाँ, आज हमने पीवीएम में पैसे के बढ़ने की बात की, लेकिन याद रखना, एक चीज है जो पैसे की वैल्यू लगातार गिराती है, वो है महंगाई या इन्फ्लेशन। द साइलेंट थीफ। सही कहा। तो सोचना कि क्या आपका 8% का रिटर्न वाकई 8% है अगर महंगाई 6% है। इस रियल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो।